Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स, हायर जो एनिमल्स हैं, इनकी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित समतल झिल्लियों की एक संरचना पाई जाती है और इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस कहते हैं। यह सेल्यूलर रिएक्शंस हेतु एक आवश्यक ऑर्गेनेल्स होता है। यदि हम गोल्जी एपरेटस की हिस्ट्री की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सर्वप्रथम जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने 1867 में देखा था, किंतु इसको सर्वप्रथम 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने प्रस्तुत किया। इसकी संरचनाओं को उल्लू या बिल्ली, कैट या आउल की जो नवसेल्स में चांदी के लवणों या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा लिपिड पदार्थों की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयोग करते समय देखा गया था। गोल्जी ने इस रचना को आंतरिक जालनुमा रचना बताया। गेटनवाई जो थी, इन्होंने 1917 में, हिर्शलर 1918 में और अन्य साइंटिस्ट के अनुसार वर्टिब्रेट एनिमल्स की सेल्स में पाए जाने वाला गोल्जी एपरेटस इनवर्टिब्रेट एनिमल की सेल में उपस्थित डिक्टियोसोम्स के समान होता है। बोवन के अनुसार 1929 में गोल्जी एपरेटस एवं डेवलपमेंट करते समय एक्रोसोम में समानता स्थापित की। किर्कमैन और सेवरिंगॉस नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1938 में गोल्जी एपरेटस को विभिन्न आकार का रेशा युक्त जाल कहा। बेकन नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1957 में सूडान ब्लैक नामक डाई का इन कणों को जांचने के लिए प्रयोग किया, इनका कार्य सिक्रीशन बताया। उन्होंने इसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया रखा। इनके रासायनिक संगठन की परिवर्तनशीलता पर उन्होंने जोर दिया। पॉलिस्टर एंड पॉलिस्टर 1957 के अनुसार यह इरेगुलर स्तर युक्त जाल है जो न्यूक्लियस के निकट रेगुलर, सर्कुलर और फ्लैट लेयर का बना हुआ होता है। वैज्ञानिकों ने गोल्जी एपरेटस का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी जोम, ईडियोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि नाम से संज्ञा दी इन्होंने। एनिमल सेल्स में इसे सामान्यतः गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसकी उपस्थिति या ऑकरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यूकैरियोटिक सेल्स जाते हैं जिनमें कि लवक, परिपक्व जो है शुक्राणु, मैच्योर स्पर्म जो होते हैं, मैमल्स की आरबीसी सेल को छोड़कर अन्य सभी सेल्स में ये पाए जाते हैं। क्या? गोल्जी बॉडी। सामान्यतः एनिमल सेल्स में मात्र एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित रहती है, परंतु वर्टिब्रेट के विकासशील ओवम में, डेवलपमेंटल जो ओवम होता है, इसमें ये काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। यदि हम गोल्जी बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ सेल जैसे प्लांट सेल में, इनवर्टिब्रेट एनिमल में, ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज या विसरित रहती हैं। इन्हें एक स्थान पर देख पाना संभव नहीं होता है। हॉल और उसके कोवर्कर्स थे, इन्होंने वर्टिब्रेट एनिमल की सेल में ये रचना जो है लोकलाइज की थी। इन सेल्स में ये सामान्यतः सेल के स्रावी छिद्र या जिसे हम कहते हैं सिक्रेटरी पोर तथा न्यूक्लियस के बीच सेंट्रियोल के ऊपर स्थित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टोडर्म से प्राप्त सेल में यह रचना पोलर होती है, न्यूक्लियस एवं परिधि के मध्य स्थित होती है। इसी प्रकार नव सेल्स में यह न्यूक्लियस के चारों ओर स्थित होती है। अब हम इनकी शेप एंड साइज के बारे में बात करें
तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की आकृति जो होती है विभिन्न सोमेटिक सेल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक प्रकार की विभिन्न कार्यकीय अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः यह महीन नलिकाओं के घने नेटवर्क के रूप में होते हैं, डेंस नेटवर्क के रूप में पाई जाती है, जिसकी आकृति गोलाकार, वृत्ताकार, चपटी, तश्तरीनुमा अथवा इरेग्युलर होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आकार भी अलग अलग प्रकार की सेल्स में अलग अलग होता है। नर्व सेल्स या ग्लैंडुलर सेल्स में ये बड़ी, मसल सेल्स में ये छोटी होती हैं। सामान्यतः यह सेल की एक्टिवेटेड अवस्था में अत्यधिक विकसित होती हैं। जैसे जैसे सेल जो होती है वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है, यह सेल धीरे धीरे रिड्यूस होकर पूर्णतया लुप्त हो जाती है। अब हम यदि गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर की बात करें तो डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने 1954 में चूहे की एपिडिडाइमिस में उपस्थित गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक प्रमाण प्रस्तुत किया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निम्न प्रमाण अनेक वैज्ञानिकों ने अपने कार्यों पर आधारित दिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इनमें 3 संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला तो भाग होता है जिसे हम फ्लैट जो होते हैं सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है लार्ज क्लियर वैक्यूल्स, बड़ी स्पष्ट धानियाँ होती हैं। और थर्ड पार्ट होता है सूक्ष्म वेसिकल के गुच्छे, या जिसे हम कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ डेंस वेसिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फ्लैटेंड सैक्स और सिस्टर्नी। चपटे कोश या सिस्टर्नी जो होते हैं ये जो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान होती हैं। सेक्शन में समानांतर झिल्लियों के समान दिखाई देती हैं। इनकी संख्या एनिमल और प्लांट सेल में सामान्यतः 4 से 8 होती है। यूग्लिना में इनकी संख्या 20 तक होती है। सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन जो होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जिसमें 150 एंगस्ट्रॉम चौड़ी कैविटी उपस्थित रहती है। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक सिस्टर्नी में एक कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस होता है जो कि न्यूक्लियस की ओर होता है। दूसरा जो होता है मैचुरिंग फेस होता है जो कि सेल के शीर्ष तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर उन्मुख रहता है। 2 सिस्टर्नी के मध्य का स्थान जो होता है वो कितना होता है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। पैनक्रियाटिक सेल की बात करें तो पैनक्रियास की एक्सोक्राइन सेल्स, बाह्यस्रावी जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें सिस्टर्नी के समूह में उपस्थित रहती हैं। इसमें ये एक दूसरे से 130 एंगस्ट्रॉम चौड़े स्थान पर पृथक रहती हैं। सिस्टर्नी की प्रत्येक मेम्ब्रेन जो होती है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य की दूरी कितनी होती है 60 से 90 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती है। होलोक्राइन और एपोक्राइन सेल में 2 सिस्टर्नी के मध्य की दूरी कितनी होती है 50 से 200 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्ज क्लियर वैक्यूल्स। बड़ी स्पष्ट धानियाँ ये बड़ी गोलाकार रचनाएं होती हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिरों पर स्थित होती हैं। ये फ्लैटेंड जो सैक होते हैं अर्थात सिस्टर्नी के विस्तार से बनती हैं, जिनमें सैक की दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से काफ़ी दूर हटकर चौड़ी हो जाती हैं। कुछ सेल में इन सैक के एक प्रकार का डेंस ग्रैनुलर पदार्थ भरा हुआ होता है। कुछ जंतु जैसे लिम्पैट, पटेला जो होते हैं, इनकी वैक्यूल्स का डायमीटर जो होता है वो कितना होता है 760 से 6000 एंगस्ट्रॉम, जबकि कुंडलित नलिकाओं में ये 500 से 2000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती हैं। थर्ड पार्ट जो बताया था क्लस्टर्स ऑफ डेंस वेसिकल, या जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म वेसिकल के गुच्छे। तो ये बेसिकली जो होते हैं सिस्टर्नी से मिले हुए बिंदुओं के समान छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि सिस्टर्नी के कॉन्वेक्स बाहरी सरफेस पर या सिरे पर पाए जाते हैं। ये या तो बडिंग के द्वारा, फ्लैटेंड सैक जो होते हैं इनके कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा फॉर्म होते हैं या बनते हैं। इनका डायमीटर जो होता है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम होता है। वेसिकल्स नॉर्मली 2 प्रकार की होती है।
एक होती है स्मूथ वेसिकल और दूसरी कैसी होती है, कोटेड वेसिकल। स्मूथ वेसिकल जो होती है 20 से 80 म्यू डायमीटर की होती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी के सिक्रीटरी बाय प्रोडक्ट होते हैं। इस कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स या स्रावी आशय कहा जाता है। ये सिस्टर्नी के अंतिम सिरे पर बडिंग द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कोटेड वेसिकल या लेपित वेसिकल्स जो होती है, ये खुरदरी सतह वाले गोलाकार उभार होते हैं जिनका डायमीटर कितना होता है, 50 म्यू होता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की परिधि पर स्थित होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इनमें स्रावी आशयों में भिन्न होती हैं। इनका कार्य जो होता है अभी नोन नहीं है। नेक्स्ट जो थे किर्कमान और सेवरिंगॉस नामक साइंटिस्ट के अनुसार गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तंतुओं का एक शाखित जाल होता है जो कि बेलनाकार वलयाकार होता है ना। ये सेल्स जो होती हैं सेल डिफ्रेंशिएशन की क्रिया के समय, कोशीय विभेदन की जो क्रिया होती है सेल डिवीजन में, उस समय पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु सेल के मैचुरेशन होने पर, मैच्योर सेल होती है तो उस समय आकार में रिड्यूस होने लगते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स में ये स्पष्ट होते हैं। वर्टिब्रेट की सोमेटिक सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डेंस नेटवर्क फाइबर के समान होते हैं, सघन जाल तंतु के समान होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के पास में स्थित होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं, जनन कोशिकाएं जो होती हैं इनमें ये शलाखाओं और कणिकाओं के समान होते हैं। अभिरंजकी लक्षणों के आधार पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो भाग होते हैं। आउटर भाग जो होता है जिसे ऑस्मियम या चांदी सिल्वर अवशोषी होता है, और अंतिम भाग जो होता है जो कि ऑस्मिक या आर्जेंटोरोधी होता है। बेकर नामक साइंटिस्ट के अनुसार 1944 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इन्होंने 4 भाग बताए। पहला जो था न्यूट्रल रेड वैक्यूल या जिसे उदासीन लाल धानियाँ कहा। दूसरा डेंस लिपॉइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो कि सघन वसायुक्त पदार्थ कहा गया। तीसरा जो था डिफ्यूज लिपॉइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो कि विसरित वसायुक्त पदार्थ थे। और चौथा जो था गोल्जी प्रोडक्ट। यदि हम इनके केमिकल कंपोजिशन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है कई केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। इसमें लाइपोप्रोटीन जो कंपोनेंट जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, इनके मध्यवर्ती माना जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है एक ट्रांजिशनल कंपोनेंट होता है। विभिन्न स्थानों पर सेल की सिक्रीटरी साइकिल में स्रावी जो चक्र होता है, विभिन्न समय में यह घटक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज हो जाता है। और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के लगभग समान परिमाणों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन एवं एंजाइम्स की। तो विभिन्न जो एनिमल हैं, प्लांट सेल्स हैं, इनकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन और एंजाइम की मात्रा वेरिएट करती है, वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः एडीपेज, एटीपेज, सीटीपेज, थायमीन पायरोफॉस्फेटेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज ये संकेंद्रित होते हैं। ये एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स के डाई या ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय करने में समर्थ होते हैं। यूडीपी एंड एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज है ना, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अत्यधिक सांद्रित होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स को प्रोटीन से जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। प्लांट और एनिमल सेल्स की जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं कुछ समान कार्बोहाइड्रेट जैसे इनमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज ये पाए जाते हैं। प्लांट गोल्जी में सिलिक एसिड का अभाव होता है, परंतु ये चूहे की लिवर सेल्स की गोल्जी में अधिकता में पाए जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे जाइलोज, एरेबिनोज प्लांट सेल की गोल्जी में ही पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी जो होते हैं पाए जाते हैं, यह गोल्जी बाय प्रोडक्ट के रूप में निर्माण में सहायक होता है। टॉमिट नामक वैज्ञानिक के अनुसार विटामिन सी जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संग्रहित रहता है, जो कि साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे डिफ्यूज या विसरित होता रहता है और साइटोप्लाज्म में सेलुलर बाय प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन को रोकता है। नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन। तो बेसिकली पहला तो होता है इनका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट कॉन्जुगेशन और सल्फेशन जिसे कहते हैं के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस सिंपल शुगर के अणुओं से होता है। इनके द्वारा सिंथेसिस अन्य कार्बोहाइड्रेट में म्यूसिलेज और हेमीसेल्यूलोज होते हैं। कार्टिलेजिनस जो सेल होती हैं, उपास्थल कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें पाए जाने वाले म्यूकोपॉलीसेक्राइड एवं ग्लाइकोप्रोटीन्स भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा सिंथेसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। बर्गास और फॉसेट जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1955 में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो थे इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस के समय एक्रोसोम जो होता है फॉर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रारंभिक अवस्था में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सर्कुलर बॉडी के रूप में होता है। स्पर्मेटाइड जो होते हैं इनमें अनेक वेसिकल और सिस्टर्नी के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ सिस्टर्नी का जो विन्यास है वो इरेगुलर हो जाता है, जिससे बड़ी वैक्यूल्स जो होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। वैक्यूल्स के केंद्र में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिक्रेटरी सेल से एक डेंस ग्रेन्यूल के रूप में प्रोएक्रोसोमल पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स बन जाता है। यह आकार में वृद्धि करके न्यूक्लियस के अगले छोर की ओर, एंटीरियर जो छोर होता है उसकी ओर स्थानांतरित होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है और इसे अब हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इसकी धानी से द्रव पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं, जिससे ये न्यूक्लियस के ऊपर एक टोपी नुमा रचना, न्यूक्लियस के ऊपर जो होते हैं ना ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फॉर्म करते हैं, इनमें परिवर्तित हो जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्रोसोम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, स्रावी उत्पादों का सांद्रण। ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी की कैविटी में से होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और यहाँ पर ये प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल्स में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण जो होता है, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण जो होता है गोल्जी मेम्ब्रेन से सिक्रेटरी वेसिकल्स की तरह होता है। डिक्टियोसोम जो होते हैं इनमें जल अपघटनी एंजाइम जो होते हैं इनका संग्रह किया जाता है। प्लांट सेल की कुछ वैक्यूल्स में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न माने जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में उपस्थित गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अनेक पॉलीसेक्राइड जैसे पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, अल्फा ग्लूकोज की जो सूक्ष्म नलिकाओं का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं। समसूत्री विभाजन या हम कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन के समय गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्पिंडल के केंद्र पर एक कोशिका प्लेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम को स्रावित करने का कार्य गोल्जी में विभिन्न प्रकार की स्रावित पदार्थों को संश्लेषण होता है, जिसमें स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम्स द्वारा शर्करा और प्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड, यौगिकों का अवशोषण। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आयरन, कॉपर और स्वर्ण के यौगिकों का अवशोषण करते हैं ये,
क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में ये संचित होते हैं, स्टोर होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं एटीपी उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को कैटेलाइज करते हैं। एटीपी रेस्पिरेटरी साइकिल में तंत्रिका संचारण में, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। नेक्स्ट जो है अनेक जो होते हैं मैमल्स जो होती हैं, इनकी ट्यूमर सेल्स, कैंसर युक्त सेल्स जो होती हैं, इनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जैसे मेलेनिन का निर्माण करते हैं। तो ये हमने इनके गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हमने फंक्शन की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑरिजिन की, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के उत्पत्ति की बात करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो होता है सिस्टर्नी के संश्लेषण से होता है। प्रत्येक स्टॉक में सिस्टर्नी की संख्या और उनके परिमाण में विविधता होती है। तो इनके जो इसके कई रीज़न बताए गए हैं कि प्री एग्जिस्टिंग स्तंभों के फ्रेगमेंटेशन द्वारा सिस्टर्नी के अनेक स्तंभ बन सकते हैं। एस्नर और नेविकॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1962 में और बियाम्स और कैजेल ने 1968 के अनुसार गोल्जी सिस्टर्नी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के निर्माण के पश्चात अपने राइबोसोम को अलग करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाती है। इससे छोटी वेसिकल्स का निर्माण होता है जो कि डिक्टियोसोम पर स्थानांतरित होकर नई सिस्टर्नी के निर्माण में सहायक होते हैं। भूख नामक वैज्ञानिक जिसने 1965 में गोल्जी के ओरिजिन को न्यूक्लियर सतह पर केंद्रकीय सतह की बाहरी झिल्ली द्वारा ब्राउन एल्गी में देखा। उन्होंने इनके अनुसार बाहरी केंद्र की झिल्ली से वेसिकल बनकर अलग हो जाती हैं और ये डिक्टियोसोम के साथ कॉन्जुगेट होकर सिस्टर्नी का निर्माण करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत गोल्जी एपरेटस के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।